नेपाल की नई अंतरिम सरकार ने आखिरकार अपनी कैबिनेट का पहला चेहरा दुनिया के सामने ला दिया है। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने अपनी टीम में 3 अहम नामों में शामिल किया है। इनमें कुलमान घिसिंग और साथ ही रामेश्वर खनाल और ओम प्रकाश आर्याल शामिल हैं। तीनों मंत्री कल शपथ ग्रहण करेंगे और सबसे खास बात इन तीनों के भारत कनेक्शन की है। जी हां, नई सरकार में कुलमान घिसिंग और रामेश्वर खनाल और ओम प्रकाश आर्याल की एंट्री को बड़े संतुलन के तौर पर देखा जा रहा है। ऊर्जा और प्रशासनिक सुधारों से लेकर विधि और न्याय व्यवस्था तक इन नामों का चयन ये दिखाता है कि सुशील कार्की की टीम राजनीतिक से ज्यादा कार्यकुशल चेहरों पर भरोसा कर रही है। और इसी के साथ प्रधानमंत्री कार्की ने वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भंडारी को अटॉर्नी जनरल नियुक्त कर बड़ा कदम उठाया है। सविता नेपाल के इतिहास में पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है। ये 99 वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भंडारी की पुत्री हैं। सविता की नियुक्ति को देश में महिला सशक्तिकरण और न्यायपालिका में लैंगिक प्रतिनिधित्व की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। अब तीनों मंत्रियों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। पहले मंत्री की बात कर लेते हैं कुलमान घिसिंग की। पावर हीरो के नाम से ये मशहूर हैं। कुलमान घिसिंग नेपाल में ऊर्जा क्षेत्र का सबसे भरोसेमंद नाम माने जाते हैं। वे नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी NEA के कार्यकारी निदेशक रह चुके हैं और देश को लोड शेडिंग मुक्त बनाने का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। घिसिंग ने तकनीकी दक्षता और पारदर्शिता से यह दिखाया कि ईमानदार नेतृत्व के जरिए जनता के जीवन में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। और अब बात करेंगे रामेश्वर खनाल की। तो इकोनॉमी एक्सपर्ट रामेश्वर खनाल नेपाल सरकार के पूर्व वित्त सचिव रह चुके हैं। उन्हें आर्थिक नीतियों और राजस्व सुधारों में विशेषज्ञ माना जाता है। कराधान और बजट प्रबंधन में उनकी गहरी समझ ने नेपाल की वित्तीय व्यवस्था को कई बार संकट से उबारा है। खनाल ने पारदर्शी आर्थिक तंत्र और संस्थागत सुधार पर लगातार काम किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नेपाल का वो प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। और अब बात करेंगे ओम प्रकाश की। आर्याल कॉन्स्टिट्यूशन के मास्टर। जी हां, ओम प्रकाश आर्याल नेपाल के जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता और मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। वे सुप्रीम कोर्ट में कई ऐतिहासिक मामलों की पैरवी कर चुके हैं और संविधान एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के मजबूत पैरोकार रहे हैं। और आर्याल का नाम न्यायपालिका में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुधार के लिए जाना जाता है। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी कई बार अदालत में जनहित याचिकाएं दायर की हैं। उनका मानना है कि कानून और संस्थाओं की मजबूती ही लोकतंत्र की स्थिर रख सकती है। मंत्री के तौर पर उनकी नियुक्ति ये दिखाती है कि नई सरकार कानून के राज और न्यायिक सुधार को अहमियत दे रही है। उनकी मौजूदगी से नागरिक अधिकारों और पारदर्शिता के एजेंडे को मजबूती मिलेगी। तो आपको ये भी बताते चले कि हाल ही में हुए जेनजी आंदोलन के दबाव के चलते सुशील कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है। इस आंदोलन ने राजनीतिक ढांचे में बड़े बदलाव की नींव रखी है। कार्की के सामने सबसे बड़ी चुनौती स्थिरता और भरोसे का माहौल बनाने की है। इस बीच काठमांडू में हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं। सड़कों पर यातायात दोबारा बहाल हो चुका है। बाजारों में रौनक लौट आई है। ड्रोन से लिए कुछ विजुअल्स साफ तौर पर यह दिखा रहे हैं कि धीरे धीरे रोजमर्रा की जिंदगी भी पटरी पर लौट रही है। तो नई सरकार से उम्मीदें क्या है? नेपाल की जनता नई सरकार से तेज फैसले और स्थिर शासन की उम्मीद लगाए बैठी है। कुलमान घिसिंग जैसे लोकप्रिय नाम का मंत्री पद पर आना और सविता भंडारी जैसी ऐतिहासिक नियुक्ति से लोगों के बीच ये संदेश गया है कि कार्की बदलाव लाने का इरादा रखती हैं। अब सबकी निगाहें कल होने वाले शपथ ग्रहण पर टिकी है, जब ये तीनों मंत्री औपचारिक रूप से सरकार का हिस्सा बनेंगे और सविता भंडारी अटॉर्नी जनरल के तौर पर इतिहास रचेंगी।